अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तकरीबन कोई 8-9 खबरें आपके साथ शेयर करनी है, तो चलिए जनाब बिना टाइम वेस्ट किए पहली खबर से शुरू करते हैं। तो पहली खबर मैं आपको बता दूं कि टेरियान वाइट जो कि सीता वाइट की बेटी थी, यानी कि न्याजी साहब की मुबैना बेटी, उनकी सालगिरह मनाई गई। और सालगिरह जो है वो कहाँ पर मनाई गई? सालगिरह मनाई गई जमाइमा के घर पे। और जमाइमा जो है उन्होंने अपनी बेटी यानी मुबैना बेटी जो न्याजी साहब की बेटी है यानी सतीली बेटी यानी कि टेरियान वाइट की सालगिरह जो है वो ऑर्गेनाइज़ की। ना सिर्फ ऑर्गेनाइज़ की बल्कि पूरी फैमिली ने इकट्ठे तस्वीरें भी बनाई। कासिम और सुलेमान जो कि न्याजी साहब के बेटे हैं उन्होंने भी उसमें शिरकत की। न्याजी साहब जो है पाकिस्तान में वो इस बात को नहीं मानते कि उनकी बेटी हैं, लेकिन उनकी बेटी जो हैं वो उन्हीं के साथ रहती हैं, उनकी फैमिली के साथ रहती हैं। और 31वीं सालगिरह उन्होंने मनाई। 16 जून 1992 को पैदा हुई थी टेरियान वाइट। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सीता वाइट की ये बेटी थी और सीता वाइट ने उस वक्त ये क्लेम किया था कि ये न्याजी साहब की बेटी हैं। उस वक्त न्याजी साहब ने इनकार कर दिया था। सीता वाइट ने कई साल तक जो है वो अदालतों के चक्कर लगाए थे, लेकिन उस वक्त वो है ये इस बात को साबित करने में नाकाम रही थी और यहाँ तक कि वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। मगर उनके मरने के बाद जमाइमा ने टेरियान को गोद लिया था। गोद लिया से मुराद ये कि उन्होंने कहा था कि आज के बाद इस लड़की की कफालत जो है वो मैं करूँगी, और तब से टेरियान वाइट जो है वो उनके साथ रह रही हैं। सालगिरह के मौके पे टेरियान वाइट ने अपना बयान जो जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बर्थडे मनाते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो है मैं अपने वालिद को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वालिद का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वालिद कौन है वो आपको पता है। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 ये है, तहरीके लब्बैक का बहुत दिनों से मसला चल रहा था। उनके जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं हो रहे थे, लेकिन फाइनली राना सनाउल्लाह के साथ बैठकर उन्होंने सेटलमेंट भी कर लिया और वफाकी हुकूमत ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो ये जो धरने और एहतजाज और इस तरह की चीज़ें होती हैं नहीं होनी चाहिए, वरना ये जो चीज़ें हैं ये तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट बनती हैं। बहरहाल अच्छी बात यह है कि सेटलमेंट हो गई है तरीके लब्बैक के साथ। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 ये है कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है पीडीएम की गवर्नमेंट, उसमें जो कौमी असम्बली है वो वक्त से पहले तहलील करने के ऊपर गौर किया जा रहा है। और इस सिलसिले के अंदर शहबाज शरीफ समेत जितनी भी बड़ी पार्टीज़ के हेड्स हैं उन सब ने सर जोड़ लिया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने लंदन के अंदर इजलास बुला लिया है और बताया तो ये जा रहा है कि वो 14 अगस्त को पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तानियों के साथ जो है 14 अगस्त मनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ मशवरा करेंगे कि क्या अभी उनको आ जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस बात के ज़्यादा कभी इम्कानात हैं कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे, क्योंकि कौमी असम्बली को जो डिसॉल्व करने की बात की जा रही है वो ऐसा क्यों कहा जा रहा है या ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो इत्तेहादी हैं वो सारे जो सर जोड़ के बैठे हैं उसमें वो फाइनली जिस फैसले पे पहुंचे हैं उसमें उन्होंने ये सोचा है कि अगर हम पहले कौमी असम्बली जो है वो तहलील कर देते हैं तो फिर जो इलेक्शन से पहले कैंपेन्स है, इलेक्शन कैंपेन, उसके लिए इनको काफ़ी वक्त मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर असम्बली अपना वक्त पूरा करे तो फिर जो इलेक्शंस होते हैं वो 60 दिन के अंदर, और अगर कबल अज वक्त तहलील करे तो फिर 90 डेज़ में इलेक्शंस करवाने होते हैं। तो इस तरह अगर वो वक्त से पहले तहलील कर देते हैं कौमी असम्बली को, तो इससे फिर क्या होगा कि उनको 30 डेज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और 30 डेज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे तो इससे क्या होगा कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स को बड़े अच्छे तरीके से चला सकेंगे। तो फिर हुकूमत को जो, जैसे कि आपको पता है, ये इलेक्शन कैंपेन्स का मौका मिल जाएगा। और वैसे भी अभी तक इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंटल काम जो है वो कर लिए हैं जो इलेक्शन कैंपेन के लिए काफ़ी होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि शहबाज शरीफ ने IGP रोड का इफ्तिताह किया, 11th एवेन्यू का इफ्तिताह किया, 7th एवेन्यू फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया, बाराकहू में उन्होंने इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने एक्सप्रे हाईवे गुलबर्ग ग्रीन पुल का इफ्तिताह किया, मार्गला रोड एक्सटेंशन का इफ्तिताह किया और 10th एवेन्यू फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया और रूस से तेल की सप्लाई जारी करवाई। और LNG का अज़रबैजान बाकू वगैरह के साथ जो है इन्होंने डील की, जहाँ से सस्ती LPG आपको मिलेगी और आपको पता है उसकी कीमतों में इन्होंने कमी की, गंदम की कीमतों में इन्होंने कमी की। फिर चीन को $1 अरब का मज़ीद कर्जा इन्होंने दिलवाया। फिर उसके बाद UAE से कर्जा जो है वो हसूल पे गारंटी ले ली और फिर इन्होंने सऊदी अरब से कर्जा फराहमी की गारंटी ले ली। फिर उसके बाद इन्होंने लंदन में बैठे हुए शरपसंदों को वहीं पे पुलिस के जो मकामी पुलिस है उसके थ्रू अरेस्ट करवाया। फिर कौमी सलामती के इदारों पे जो हमलावर होने वाले केसेस हैं उनको इन्होंने कामयाबी से चलाया। और उसके बाद अब तक जो है वो आपको पता है कि 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया पीडीएम गवर्नमेंट को, और अब वो चाहते हैं कि आगे इलेक्शन जो हैं वो लड़ने और जीतने के लिए उनको इतने जो उन्होंने काम किए हैं वो काफ़ी हैं, इनफ हैं, और इलेक्शन कैंपेन्स चलाने के लिए काफ़ी हद तक जो है वो काम देंगे। लेकिन दूसरी तरफ PTI के जो लोग हैं वो एज़ यूजुअल गालियाँ निकालते हैं। आप उनके साथ ज़रा सी कारकर्दगी के ऊपर बात करें वो आपको गालियाँ निकालते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ फरहान विर्क का, जो कि ख़ुद इमरान न्याजी के
سوشل میڈیا کے ہینڈلر رہے ہیں, آج کل باغی بنے ہوئے ہیں, ہر چینل پہ جا کے ان کے راز کھول رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جناب کس طرح سے کام چلتا تھا سوشل میڈیا کا, تو وہ ریزن بتا رہے ہیں کہ گالیاں کیوں دیتے ہیں, خود ہی سن لیجیے. تو یعنی عوام جو ہیں, جو آپ کے سپورٹرز ہیں, وہ خود ہی مختلف توجیحات اور ایکسکیوزز ڈھونڈ لیں گے, کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو کوگنیٹو ڈسونینس کہا جاتا ہے. پاکستان میں ہمیں یہ چیز اب بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دیکھا کہ یار اتنے بڑے بڑے وعدے کیے گئے اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوا, تو ہوپ بیچی نا عوام کو, جس کی ضرورت تھی شاید. عوام کو بھی نظر آیا کہ بھائی مسیحا ہیں. اب وہ یہی ہے کہ وہ جب ان کو ایک چیز نہیں ملتی تو وہ پھر طرح طرح کی توجیحات ڈھونڈتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار اب ہوگا تو پھر شاید یہ ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے خیال سے اب ہمارے لوگوں کو ریئلسٹیکلی سوچنا چاہیے, ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر جانا چاہیے, اور ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہماری جو فیوچر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صرف خالی وعدے نہیں کریں گی. تو چلیے اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف, اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اتنی سازشوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو ایک بڑی سازش جو ہے اس وقت سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہیں پی ٹی آئی کے, وہ بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی جنرلز ہیں جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں, باہر کے ملکوں میں جا کر سیٹل ہو جاتے ہیں, اپنی جائیدادیں ملک سے باہر لے جاتے ہیں, وہاں جا کے جائیدادیں بناتے ہیں. اور اس میں جو یہ جنرلز کی تعداد بتا رہے ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں 164 ریٹائرڈ جنرلز ہیں جو اس وقت کینیڈا کے اندر مقیم ہیں. یعنی کہ پاکستان کو بنے ہوئے بھی 75 سال ہوئے ہیں اور 164 جنرلز انہوں نے بنا کے کینیڈا بھی بھیج دیے ہیں. اب یہ جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک فوج سے ریٹائر ہونے والے تمام پاکستانی جنرلز میں سے اب تک جو کینیڈا میں شفٹ ہوئے ہیں وہ صرف ٹوٹل ملا کے 2 ہیں. ٹوٹل 2 جنرلز ایسے ہیں جو آج تک جو ہیں وہ کینیڈا میں مقیم ہیں, اور کینیڈا میں جو تقریباً پاکستانی ہیں وہ 230,000 ہیں ٹوٹل ملا کے. ان 230,000 میں اگر صرف 2 جنرلز کو آپ ڈیوائڈ کریں تو اس کی جو پرسنٹیج نکلتی ہے وہ 0.0008 بنتی ہے. تو وہ لوگ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ کہہ کر گمراہ کر رہے ہیں کہ آج تک 164 جنرلز جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں شفٹ ہو چکے ہیں, تو یہ بات سراسر غلط ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سابق آرمی چیفز کے پاکستان میں نہ ہونے کے بارے میں جو جھوٹی چیزیں گردش کر رہی ہیں, تو حقیقت کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل ٹکا خان وہ پاکستان میں انتقال انہوں نے کیا تھا, اور پاکستان میں ہی وہ زیادہ تر انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ گزارا. جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ پاکستان میں انتقال انہوں نے کیا. جنرل آصف جنجوا جو تھے ان کا پاکستان میں انتقال ہوا. جنرل اسلم بیگ جو ہیں ان کا پاکستان میں انتقال ہوا. جہانگیر کرامت جو ہیں ان کا پاکستان میں انتقال ہوا. جنرل وحید کاکڑ پاکستان میں, اور جنرل مشرف جو تھے وہ UAE میں ضرور رہے پوری زندگی, لیکن ان کی تدفین اور ان کا انتقال جو ہے, انتقال تو وہاں ہوا لیکن ان کی تدفین جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی. اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل اشفاق کیانی جو ہیں ان کے بارے میں ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ آسٹریلیا جا چکے ہوئے ہیں, جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پاکستان میں ہی ہیں, وہ کسی آسٹریلیا میں نہیں ہیں اور نہ ہی کسی آسٹریا میں. کوئی کہہ رہا ہے وہ آسٹریا میں ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہ آسٹریلیا میں ہے. اور جنرل رحیل شریف جو ہیں وہ سعودی عرب حکومت کی کلیئرنس کے ساتھ گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ بھی پاکستان میں ہیں, لیکن گھومنے کے لیے وہ فرانس اور ادھر ادھر ضرور جا رہے ہیں آبویسلی. اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جو سابقہ 10 یعنی کہ چیف آف آرمی سٹافز ہیں اس میں سے کوئی بھی مستقل طور پہ ملک سے باہر نہیں گیا ہے. سب لوگ باہر کے ممالک میں جاتے ضرور ہیں, گھومتے ضرور ہیں, لیکن پاکستان واپس آتے ہیں. تو یہ ہیں جی اب تک کی تمام تفصیلات. اور اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کے پی ٹی آئی والوں کے, اور جس طرح سے یہ ایک جھوٹی کہانی بناتے ہیں پھر اس کو اسپریڈ کرتے ہیں, ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں آپ کو ان کی ذہنی صحت کے اوپر جو ہے نا شک ہوتا ہے کہ یہ ذہنی طور پہ نارمل لوگ نہیں ہیں. اور برطانیہ کے اندر جو ہے پچھلے دنوں میں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جس طرح کی عورتیں اور آدمی اکٹھے ہوتے رہے ہیں, اور ان کے بارے میں نے آپ کو ثبوت دیے ہیں کہ اس میں زیادہ تر قادیانی تھے. اس میں ایک خاتون ہے جناب جی پاکستان سے, میں اب کیا بولوں, وہ خاتون کو آپ خود دیکھیں گے تو آپ جج کر لیں گے ان کی باڈی لینگویج سے کہ وہ عورت ہے, وہ کیا ہے, وہ کچھ سمجھ نہیں آتا. 4 بیٹے ہیں ان کے, اور وہ خاتون کا نام عاشی خان ہے, اور وہ مبینہ طور پہ دعویٰ کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیج ڈانسر تھیں. باہر جا کے انہوں نے شادی کر لی, اور مجروں کی باتیں کرتی ہیں, گندی باتیں کرتی ہیں, اور کس طرح کی باتیں کرتی ہیں, اور کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتا جو خود شراب نوشیاں کرتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کے امین کو سپورٹ کرتے ہیں. ذرا یہ عاشی خان کا ویڈیو دیکھیے. جی جان قربان دل قربان یہ ہے, یہ میرا پتر ہے, یہ میرا پتر ہے, یہ میرا پتر ہے. چاروں اگر عمران خان دہشت گرد ہے, چاروں دہشت گرد نے, میری ماں دہشت گرد ہے, میرا پیو دہشت گرد ہے,
छड्डो इमरान खान नू और नवाज शरीफ निकल बाहर दुपट्टा ले आ मुजरा करिए तेरे नाल बाहर निकल तेरी भैन दी छड्डना नहीं इमरान खान चोर है 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 नवाज शरीफ चोर। जी, तो आपने देखा कि किस तरह के माइंडसेट के ये लोग हैं। ये इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान अब आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आना उनकी खबर अभी तक तो मुतवक्की है कि पाकिस्तान वो आ जाएंगे, और आगे वैसे भी इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने हिस्सा लेना है और चौथे वज़ीर आज़म भी बनना है। और आपको पता है कि पहले वज़ीर आज़म बनने के लिए BA की डिग्री की जो है वो शर्त होती है। तो नवाज शरीफ साहब ने 1968 में BA पास किया था और उनके जो मार्क्स आए थे वो थे जी 340। अब वो तकरीबन मुश्किल से पासिंग मार्क्स हैं। उनकी डिग्री गुम हो गई। अब वो पाकिस्तान आने के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। उन्होंने फ़ीस भी जमा कराई है तकरीबन 3000 के करीब पंजाब यूनिवर्सिटी में कि मेरी जो डिग्री है उसके डुप्लीकेट डिग्री मुझे इशू की जाए। लेकिन अफसोस ये है कि PTI वालों ने इसका भी इशू बनाया हुआ है कि 340 नंबर लिए। लेकिन सवाल ये है कि 340 नंबर लेने वाले की कारकर्दगी देखिए और जो आपका ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया आप उसकी कारकर्दगी देखिए। ये मत देखिए कि उसकी डिग्री कहाँ की है, कैसे है, उसके मार्क्स कितने हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो ज़हनी बीमार होते हैं उनके ऊपर आप मज़ीद कितनी बात कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ज़हनी बीमार हैं उसमें जो ख़वातीन है, जो इनका एक माइंड सेट है, उसमें आपको याद होगा कि GHQ हेडक्वार्टर के ऊपर हमला जो गेट को तोड़ने वाली खातून थी, उनका नाम आमना बदर था। उनके हवाले से, सनम जावेद के हवाले से, फलक जावेद और तैयबा राजा के हवाले से मैं कुछ बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बड़ी खबर ये है, कुछ लोगों का दिल टूटेगा, कुछ लोग कहेंगे ये सही बात नहीं है, मुझे भी लगा कि ये सही बात नहीं है, लेकिन बहरहाल खबर तो मैंने आप तक पहुँचानी है कि जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने फाइनली ये फैसला किया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके अंदर इन ख़वातीन के मुकदमे जो हैं वो नहीं चलाएंगे। अब इसको सुनने के बाद लोगों ने कहा ये क्या बात हुई, ख़वातीन के मुकदमे नहीं चलाएंगे और जो नॉर्मल सिविल कोर्ट्स हैं उनके अंदर जब उनके मुकदमे चलेंगे तो इट्स मीन कि वो छूट जाएंगी। लेकिन बात यह है कि आर्मी जो होती है ना, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने हर एस्पेक्ट से सोचना होता है। आपको पता है कि पहले नियाज़ी साहब जो हैं पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं ये कहकर कि जनाब जी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं। इन्हीं ख़वातीन का नाम लेकर कहा गया कि इनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो अगर मिलिट्री कोर्ट में इनको सज़ा मिल जाती है तो फिर कहा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर बदतरीन इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। इसीलिए जो जनरल आसिम मुनीर है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इस गंद को हम अपने पास नहीं सुनेंगे। अपने मिलिट्री कोर्ट्स में हम सिर्फ मेल्स का जो है वो, हालांकि ये वही ख़वातीन है जो मोमबत्ती माफिया को मानती हैं, ये वही ख़वातीन है जो 8 मार्च को बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि मर्दो जन सब बराबर हैं। तो अगर सब बराबर हैं तो फिर इनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जनरल आसिम मुनीर ने अगर ये फ़ैसला कर ही लिया है तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का दिल ज़रूर टूटेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ही इनके फ़ैसले सुनाने चाहिए थे। लेकिन अगर उनको ये एक किस्म की माफ़ी मिल गई है मिलिट्री कोर्ट से और वो अब सिविल कोर्ट्स में उनके मुकदमे चलेंगे तो फिर इन ख़वातीन को चिल्लू भर पानी के अंदर जो है वो डूब मरना चाहिए और इन ख़वातीन को शर्म करनी चाहिए। और ये जो डांसेस करती थीं और जो आके ये आर्मी की दीवारें तोड़ती थीं और गेट तोड़ती थीं और गंदी गंदी गालियाँ निकालती थीं और डर्टी हैरी और जनरल फैसल मसीद के नारे लगाती थीं, इनको आज शर्म से डूब मरना चाहिए। जी तो जनाब आज का वीडियो यहीं तक। अब आप लोग की बारी है, आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि नवाज शरीफ की डिग्री जो गुमी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जो बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जनरल्स को लेकर या चीज़ों को लेकर या फैक्ट्स को लेकर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। इन ख़वातीन को जो मिलिट्री कोर्ट से माफ़ी मिली है लेकिन दूसरे कोर्ट से माफ़ी नहीं मिली, लेकिन हो सकता है उनको मिल जाए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और टेरियान की सालगिरह पे जमाइमा का होना, उनके भाइयों का यानी होना, टेरियान के भाइयों का होना और उनके अपने वालिद को मिस करना, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और तहरीक लब्बैक के जो मुज़ाकरात हो गए उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और कौमी असम्बली जो वक्त से पहले तहलील होने जा रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। ये जो डॉक्टर फरहान विर्क ने बताया है कि क्यों गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया के हैंडलर्स इनके, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और जनरल्स के बारे में इन्होंने जो झूठा प्रोपेगेंडा किया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।